हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा थोड़ी सी चर्चा रहती है चैप्टर की, पहले ही बोल चुका हूँ, इंश्योरेंस के बाद खत्म है चैप्टर, सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेटा मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, बस होता क्या आपके टीचर कटवा देते हैं, ये टॉपिक सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया, ये इसने एलिमिनेट कर दिया और कटवा देंगे। खैर जब वो कटवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप आराम से समझ लो। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, 3 चीज़ों पे डिस्कशन रहता है बाबू। एक सर्विस का नाम है कम्युनिकेशन सर्विस, सबसे बाद में पढ़ेंगे उसको। सेकेंड वन नाम है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। बेटा जितना फर्स्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है यहाँ पर बस उतना ही है, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन में कोई फर्दर टॉपिक नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं पहले चैप्टर 1 रिवाइज कराने वाला हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पढ़ लेंगे, वो 3 से 4 लेक्चर में मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है बेटा, फिर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। तो यानी कि कम्युनिकेशन मैंने बोल दिया सबसे लास्ट में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना ही नहीं है बेटा। इसके बाद एक ही टॉपिक रह गया, वेयर हाउसिंग। आज मैं वेयर हाउसिंग खत्म कर दूंगा, देखता हूँ कम्युनिकेशन भी पूरा कर दूँ तो खत्म ही कर देता हूँ, और अगर रह गया तो थोड़ा बहुत रह जाएगा। कल केस स्टडी भी करेंगे साथ साथ। बेटा जिनके पास केस स्टडीज़ की बुक नहीं है खरीद लो, एक बुक खरीदनी है आपको, केस स्टडी की बुक आएगी बेटा, अलका धवन, ऑथर का नाम है एपीसी पब्लिकेशन। मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज, कल बुक ले आना बेटा, 2 जने मिलके खरीद लो एक बुक, ठीक है ना। जरूरी नहीं है एक बंदा एक बुक खरीदे, या 1 साल पुरानी भी खरीद सकते हो, 2 साल पुरानी भी खरीद सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी, और अपनी कमीशन कहीं नहीं है, कहीं से भी खरीद दो। ठीक है जी, चलो खैर बेटा करते हैं बात वेयर हाउसिंग की। सामने देखना जरा मेरी तरफ, बहुत सारी चर्चा हो जाए आज वेयर हाउसिंग पे बेटा। लो बाबू बात कर रहा हूं वेयर हाउसिंग की। बाबू आज की तारीख में हर बिजनेस को वेयर हाउस की जरूरत है। क्यों बेटा? क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा, कंज्यूम होते हैं पता नहीं किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। बेटा इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी में गैप है, और क्योंकि गैप है बेटा इसी वजह से हमें वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है। जनरली आपकी आम भाषा में वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन। आपकी आम भाषा में बेटा वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, ठीक है ना। ये वर्ड तो सुना है ना बेटा, गोडाउन वर्ड तो सुना है ना बेटा। आप खुद समझो बेटा, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं। किसी एक मैन्युफैक्चरर ने, मैं किसी का भी नाम ले लेता हूं, लेट सपोज बात करते हैं कैरियर, एक कंपनी है बेटा जो एसी बनाती है। कंपनी ने क्या करा बेटा, दिसंबर में एसी प्रोड्यूस करा। उसको भी पता है दिसंबर में ग्राहक नहीं है बेटा, लेकिन उसको ये पता है कि फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा ग्राहक है, मैं इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा गर्मियों में जितनी सेल है। तो उसने दिसंबर से ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया बेटा। अब दिसंबर में वो प्रोड्यूस करी जा रहा है, उसकी फैक्ट्री तो इतनी बड़ी नहीं है बेटा कि फैक्ट्री में ही गुड्स स्टोर कर सके। तो कहीं ना कहीं बेटा क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी में गैप है, अगर आज ही बिक जाए बेटा तो उसे भी वेयर हाउस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता है मैं आज प्रोड्यूस कर रहा हूं, बिकेगा ये 3 महीने के बाद, तो कहीं ना कहीं बेटा 3 महीने मुझे गुड्स को स्टोर करने के लिए कहीं स्पेस चाहिए। तो बेटा इसीलिए आज की तारीख में हर कंपनी क्या करती है, वेयर हाउस मेंटेन करती है, ठीक है ना। वेयर हाउस का लॉजिक ही यही है बेटा, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपको बता देता हूं बेटा, ये एक मिथ है। अगर आप लिखोगे ना वेयर हाउसेस ओनली इंक्लूड गोडाउन, तो बेटा ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा वेयर हाउस में खाली गोडाउन नहीं, कोल्ड स्टोरेज भी आता है बेटा, कोल्ड स्टोरेज भी साथ में आते हैं बेटा। आपको शायद जानकारी होगी, मैंने बेटा चैप्टर 1 में डिस्कशन किया था आपके साथ बड़ा डिटेल। बेटा कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं बाबू? देखने में जैसे आपके घर रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है ना, वो तो बहुत छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है। कोल्ड स्टोरेज बेटा गोडाउन ही है ये, बस हैं क्या ये बहुत बड़े बड़े फ्रिज, और बेटा लेंथ 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर और बहुत बड़े बड़े बेटा। बाबू कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल क्या है बेटा? बाबू इसमें गुड्स स्टोर किए जाते हैं ऑफ पेरिशिएबल नेचर। वो गुड्स स्टोर किए जाते हैं बेटा जो पेरिशिएबल नेचर के, जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम है बेटा। जस्ट लाइक फ्रूट्स, just like vegetables, just like dry fruits, just like spices, मसाले। बेटा फ्रूट्स अगर बेटा फ्रिज नहीं मिलेगा, रेफ्रिजरेटर नहीं मिलेगा, कुछ टाइम में बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, लाइफ स्पैन 2 दिन 3 दिन।
ऐसे ही वेजिटेबल्स के साथ है, ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के साथ है, ऐसे ही स्पाइसेस के साथ है बेटा। तो कहीं ना कहीं बेटा जब इनको स्टोर किया जाता है तो गोडाउन में नहीं स्टोर किया जाता, इनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। और आपको बता देता हूं बेटा, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर बहुत सारी चीजें खराब नहीं होती। एक टाइम की बात है बेटा, शामली में एक जगह है शीतल कोल्ड स्टोरेज। एक टाइम था बेटा, मेरी इंटर्नशिप थे 2012 में, मैं ऑडिट करने गया था बेटा उस जगह का, शीतल कोल्ड स्टोरेज का, ठीक है ना बेटा। तो उन्होंने ना, जब हमारे को तो यही सिखाया जाता है बेटा, अगर कोई क्लाइंट कहीं मना करे कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, इसका मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है ना। सीए को तो यही सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि क्लाइंट मना करे ना यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा गड़बड़ वहाँ पर है। भाई मैं ऑडिट करने गया कुछ दिसंबर में, ठीक है, और बहुत ठंड पड़ रही थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो मैं जब पहुंचा शीतल कोल्ड स्टोरेज, मैंने कहा ठीक है जी बॉय, 3-4 मंजिल का बेटा, बहुत अच्छा, बहुत तगड़े लेवल पे बना हुआ कोल्ड स्टोरेज, लेंथ भी अच्छी खासी, और बहुत बड़े बड़े फ्रिज लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं अलग अलग। तो मैंने कहा सर क्या स्टोर कर रखा है? कहता है बनाना स्टोर कर रखा है। कहता है 3 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप बनाना को स्टोर करते हो, एक दाग भी नहीं आता उसके अंदर। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ बिल्कुल। कहता है अंदर 3 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने कहा अच्छा चलो चेक कराई दो भाई। अब 3 डिग्री सर्दियों में क्या होगा आप समझ सकते हो। मैंने गेट खोला, मैं अंदर गया और सीधा बाहर। लेकिन भाई साहब मेरे को अच्छे से याद है, इतने बड़े बड़े हाइट पे करेट रख रखे थे बेटा, 3 फ्लोर तक की हाइट पे करेट पड़े हुए, मतलब भर के स्टॉक था, भर के स्टॉक। और मुझे यही चेक करने जाना था, पंजाब नेशनल बैंक से अलॉट हुआ था बेटा एक ऑडिट। बाबू उस दिन कोल्ड स्टोरेज की अहमियत समझ आई। आज आप खुद सोचो बेटा, आप किसी शादी पार्टी में जाते हो, खैर वो तो प्राचीन काल में जाया करते थे, है ना, हाँ कोविड से अब तो कोविड है, प्राचीन काल में जब हम शादियों में जाया करते थे बेटा, ठीक है ना। आप खुद सोचो बेटा, हम सर्दियों में विंटर्स की शादी अटेंड कर रहे हैं बेटा, और वाटरमेलन खाने को मिल रहा है, फ्रूट ऑफ समर। क्यों बेटा? थैंक्स टू कोल्ड स्टोरेज। कि बेटा हम ऑफ सीजन भी आज की तारीख में हर फ्रूट हर वेजिटेबल अवेलेबल है बेटा, हर फ्रूट हर वेजिटेबल अवेलेबल है बेटा, ऑफ सीजन भी, ठीक है ना बेटा। ये फायदा है बेटा वेयर हाउस होने का। वेयर हाउस में दोनों चीजें आती हैं बेटा, गोडाउन भी एज वेल एज कोल्ड स्टोरेज भी। पहले बताओ इसकी अहमियत समझ आ रही है? आज की तारीख में हर बिजनेस को इस चीज की जरूरत है बेटा, क्योंकि बेटा आप अगर देखोगे ना, देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस उठा लो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सीजनैलिटी हर बिजनेस में है, ठीक है ना। मेरे में तो सबसे ज्यादा है, तेरे को क्या लगता है? ये सारी उंगली मेरे ऊपर आती है। मेरे बिजनेस में तो सबसे ज्यादा सीजनैलिटी है। अप्रैल मार्च, ठीक है ना, हम राजा होते हैं भाई, ठीक है ना। जनवरी आते आते क्लास 12 घर बढ़ जाती है, हम खाली हो जाते हैं। तो सीजनैलिटी है, मेरा सीजन वहां शुरू होता है वहां खत्म हो जाता है, 2-3 महीने हम खाली हैं। अगर तू ऑडिटिंग की बात करेगी तो ऑडिटिंग एक पर्टिकुलर मंथ में होती है, तो बाकी सारे महीने खाली होते हैं। सीए की लाइफ का सबसे बिजी महीना होता है सितंबर, ठीक है ना, ऑडिट का महीना। बाकी सारे 11 महीने ऑडिट नहीं होता बेटा। तो बाबू हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीजनैलिटी है, और उस सीजनैलिटी की वजह से हमें गोडाउन रखने पड़ते हैं। एक गारमेंट शॉप को देखो बेटा, एज्यूम करो, ठीक है ना, सर्दियों में क्या बेच रहा है? स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स बेच रहा है बेटा, ठीक है ना, जीन्स बेच रहा है बेटा। अब जैसे जैसे सर्दियां जाने लगेगी बेटा, क्या करेगा? उस गुड्स को उठाएगा बेटा, कहाँ फेंक देगा? गोडाउन में फेंक देगा। गर्मियों का माल निकाल लाएगा बेटा, ठीक है ना, टी शर्ट्स निकाल लेगा बेटा, शॉर्ट्स निकाल लेगा, वो बेचेगा। जैसे सर्दी आने लगेगी बेटा, वो गर्मियों का सामान उठाएगा, फेंक देगा बेटा गोडाउन में, फिर सर्दियों का निकाल देगा। तो बेटा हर बिजनेस में कहीं ना कहीं सीजनैलिटी है, और उस सीजनैलिटी की वजह से आपको बेटा वेयर हाउस मेंटेन करने पड़ते हैं आज की तारीख, ठीक है ना। देयर आर टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दस वी नीड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। ओके बात, बेस क्लियर है? वेयर हाउस क्या चीज है, क्या जरूरत है इसकी? बाबू अब हमारे कोर्स में टाइप ऑफ वेयर हाउस और फंक्शन ऑफ वेयर हाउस 2 टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लिखोगे देखोगे बेटा तो एनसीईआरटी ने पैराग्राफ गढ़े हुए हैं, मैं बेटा पैराग्राफ पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, मैं बड़े आसान तरीके से कराऊंगा, आप सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बेटा मुझे एक टेबल बनानी है, ये टेबल क्लियर करनी है बेटा, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बात भी याद आ रही है मेरे को,
मैं बताऊं? चलो जी, सामने देखना बेटा मेरी तरफ। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस पढ़ाने हैं बेटा। 5 तरीके के वेयर हाउस दिए गए हैं एनसीईआरटी में। बहुत लंबी लंबी थ्योरी गढ़ी गई है बेटा, कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप ये टेबल अच्छे से बनाना जानते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं आएगी, पांचों के बारे में बहुत आराम से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर ये टॉपिक कट करा देते हैं। और 11th क्लास के साथ एडवांटेज क्या होता है, अगर आपके स्कूल टीचर ने कट करा दिया ना बेटा, तो आपके तो पेपर में आता नहीं। बोर्ड्स होता तो बात अलग है, टीचर कुछ भी कट कराता रहे बेटा, सीबीएसई के आगे किसकी चलनी है। ठीक है ना बेटा, कट करा देगा तो इग्नोर मार देना, और बेटा पढ़ा देगा तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ बेटा, और कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज तो एडिशन कर ही दूंगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, हर चीज नंबर ही होते हैं। चलो सुनना बेटा, अगर मैं प्राइवेट वेयर हाउस की बात करूं, 5 तरीके के वेयर हाउस हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउस। अगर मैं बेटा प्राइवेट वेयर हाउस की बात करूं तो बेटा प्राइवेट वेयर हाउस नाम ही है बेटा, प्राइवेट वेयर हाउस, तो इसका ऑनर कौन होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर ही होता है बेटा, और उसके अंदर गुड्स जो पड़े होते हैं बेटा, वो बिलोंग भी प्राइवेट सेक्टर को ही करते हैं। जैसे कि आपका और हमारा गोडाउन होता है, आपके फादर की दुकान है, दुकान इतनी बड़ी नहीं है बेटा कि सारा गुड्स आ सके, आपने गोडाउन खरीदा हुआ है दुकान से कुछ डिस्टेंस पर, बेटा वो प्राइवेट वेयर हाउस है। ऑनर कौन है उसका, प्राइवेट सेक्टर, और बेटा जिसके गुड्स पड़े हुए हैं बेटा वो भी प्राइवेट सेक्टर ही है, गुड्स भी बिलोंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, और वेयर हाउस का ऑनर भी कौन है बेटा, प्राइवेट सेक्टर ही है। ऐसे वेयर हाउस को हम प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं बेटा। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट वेयर हाउस, नाम से ही क्लियर होना चाहिए बेटा, वेयर हाउस भी गवर्नमेंट का है, और बेटा गुड्स जिसको बिलोंग करते हैं वो भी गवर्नमेंट है, लेकिन यहां पर चर्चा बहुत सारी होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे रूंगे में नहीं निपटाना मुझे। लो सुनना बेटा, आपने कभी शायद नाम सुनाओ एमएसपी, किसी ने सुना है, मिनिमम सेलिंग प्राइस सुना है मिनिमम? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं यही तो सोचूं यार, तुम शक्लें ऐसी ऐसी बनाते हो भाई, मुझे डर लगता है कभी कभी तुमसे। बाबू कभी सुना है बेटा ये टर्म एमएसपी? एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इसकी बेटा फुल फॉर्म है। बाबू गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई क्रॉप सीजन आने लगता है ना, तो फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए कि फार्मर्स उस क्रॉप को प्रोड्यूस करें, गवर्नमेंट कह देती है वीट का मेरे लिए एमएसपी है, लेट्स सपोज 11 रुपये पर केजी। मतलब आप वीट प्रोड्यूस कर लो फार्मर, अगर आपकी 11 रुपए किलो से ज्यादा कहीं भी बिके बेच लो, कोई टेंशन नहीं। और अगर आपको लगे मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो 11 पर केजी, तो मेरे पास आ जाओ, 11 रुपए किलो की खरीदार मैं हूं। गवर्नमेंट कहती है मैं खरीदार हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला वीट का एमएसपी मेरे लिए 11 रुपए किलो है। एमएसपी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि इससे कम तो बिकना ही नहीं चाहिए वीट। ज्यादा बिकता है बेच लो मार्केट में बड़ी खुशी से, और आपको लगता है 11 रुपए पर किलो भी नहीं मिल रहा, मेरे पास आ जाओ, जितना आपके पास सरप्लस आउट है सारा गवर्नमेंट को बेच जाओ। अच्छा गवर्नमेंट क्या करेगी इतनी वीट का? स्टोर करेगी, मानते हो ना, स्टोर करेगी। तो स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट को वेयर हाउस चाहिए। क्या गवर्नमेंट के पास वेयर हाउस होते हैं? होते हैं बेटा, इन्हें हम गवर्नमेंट वेयर हाउस बोलते हैं भी गवर्नमेंट के, और गुड्स भी गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट ने बेटा हजारों टन वीट खरीद ली बेटा फार्मर से, 11 रुपए पर केजी के हिसाब से पेमेंट कर दी। ठीक है, गवर्नमेंट स्टोर करेगी। पहली बात, स्टोर क्यों करेगी सर? दो बातें हैं, इसकी दो वजहें हैं। बाबू आज की तारीख में आपकी राशन शॉप क्या करती हैं? गेहूं बांटती हैं। ये गेहूं राशन शॉप को कौन देता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदती है बेटा, वो बेटा राशन शॉप में बंटवा देती है, 2 रुपए किलो, 2.5 रुपए किलो। नुकसान खाती है गवर्नमेंट इन चीजों में, आपको बता देता हूं, बिकवा देती है। दूसरी बात, कल को राशन शॉप में ये भी सुनने में आता है कि राशन बंद हो जाएगा, कैश मिला करेगा गरीब फैमिली को, क्योंकि इसमें भी बहुत धंधा कर लेते हैं बेटा राशन शॉप ओनर। ठीक है ना, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, सुना है आपने भी ऐसी न्यूज सुनी होगी। तो कल को अगर गवर्नमेंट कैश देने लगे, सीधा गरीब बंदे के खाते में पैसे आए, सारे मिडलमैन खत्म कर दे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस बेटा गेहूं का? क्या करेगी इतने वीट का? बाबू अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट आंसर है बेटा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज होती रहती है। ऐसी कोई जगह देखी बेटा आपने जहां एक साल में कोई इंसिडेंट ना हो? केरला बाढ़, उत्तराखंड बाढ़, शाकुंभर देवी बाढ़, यहां बाढ़ वहां बाढ़, आता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है ना
बेटा जब भी कोई ऐसी कैलामिटी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सप्लाई करती है वहां पर। बेटा ये कहां से सप्लाई किए जाते हैं, गवर्नमेंट के वेयर हाउस से ही सप्लाई किए जाते हैं। क्या गवर्नमेंट वेयर हाउस का हमें कोई एग्जाम्पल पता है या कोई नाम पता है? नहीं, इसे बफर स्टॉक इसे ही बोलते हैं। मैं कह रहा हूं वेयर हाउस का नाम पता है क्या? आपकी सिटी में है यार, आपकी सिटी में है भाई, हैं? रिमोट टिपू? नहीं नहीं नहीं, वो तो आर्मी कैंप है। बीज गोदाम, कंपनी गार्डन। लो आपकी सिटी में है, मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है CWC, प्यार से CWC बोलते हैं बेटा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। सुना है क्या किसी ने नाम? भाई तुम कैसे निकम्मे हो, और अगर मैं याद करा दूं तो अभी याद आ जाएगा। कोई बचेगा नहीं बेटा जिसको नहीं पता होगा, कोई नहीं बचेगा। इलेक्शन के बाद वोट की काउंटिंग होती है बेटा, MS फील्ड से सीधा चले जाओ तो। सुना है, बीज गोदाम बोलते हैं लोग इसको प्यार से, कि वहां इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है बेटा, सारे MP MLA वहीं खड़े होते हैं बेटा, जाकर वहीं काउंटिंग होती है बेटा। आप जनता रोड पर है, ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है बेटा, CWC। गवर्नमेंट के वेयर हाउस हैं बेटा, प्यार से लोग इसको बीज गोदाम बोलते हैं, ठीक है ना। CWC बोलते हैं बेटा इसको, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ऐसे ही सुन लो बेटा, हमारे शहर में CWC है, कुछ कुछ शहरों में बेटा SWC भी है बेटा, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी है। इसके अलावा बेटा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी बेटा अपने गोडाउन है। ये सब गवर्नमेंट वेयर हाउसेस के अपने एग्जाम्पल हैं बेटा। और आपको बता देता हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन पे आपको CWC देखने को मिल जाते हैं। अगर कभी देखोगे तो रेलवे स्टेशन पे भी बड़े बड़े गोडाउन बने होते हैं बेटा। आपको बता देता हूं, मोस्टली आपको पंजाब साइड रेलवे स्टेशन पे ही गोडाउन नजर आएंगे बेटा, क्योंकि पंजाब साइड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे पास बेटा। वीट की बात कर लो, मेज की बात कर लो, राइस की बात कर लो, तो बेटा वहीं पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखे होते हैं, गोडाउन बना रखे होते हैं कि माल गाड़ी से हाथों हाथ सप्लाई कर देंगे, रेलवे स्टेशन पे ही बना दो। समझ आई बात आपको? चलो खैर, इतनी बात ओके है, बात समझ में आई। दो तरीके के वेयर हाउस की मैंने चर्चा करी है बेटा। प्राइवेट वेयर हाउस, ऑनर कौन है बेटा, प्राइवेट सेक्टर। गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट वेयर हाउस, ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ही ऑनर है बेटा। गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट को ही बिलोंग करते हैं। और आपको भी पता है मैं कितना डीप लेकर गया हूं, वरना समझाने को एक वर्ड बोलता खत्म। आपको याद रहना चाहिए, MSP पे गवर्नमेंट जो स्टॉक बाय करती है वो सब मेंटेन करती है बेटा CWC में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पब्लिक वेयर हाउस बेटा, पब्लिक वर्ड मोस्टली गवर्नमेंट के लिए डिनोट किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी कि अगेन गवर्नमेंट सेक्टर की बात चल रही है। तो बेटा पब्लिक वेयर हाउस, बेटा ऑनर कौन होता है पब्लिक वेयर हाउस का, गवर्नमेंट। गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। आपको बता देता हूं अगेन, CWC इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक वेयर हाउस टू। पब्लिक वेयर हाउस बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, यानी कि CWC बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट ने अपना तो स्टॉक रख रखा है बेटा, अभी भी जगह खाली पड़ी है, तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को, गरीब आदमियों को प्रमोट करती है। उन्होंने बोला फार्मर आपके पास जगह नहीं है आपकी प्रोड्यूस को स्टोर करने की, आप क्या करो हमारी फैसिलिटी यूज कर लो, हमारे वेयर हाउस में स्टोर कर लो ऑन नॉमिनल रेंट, थोड़ा सा रेंट हमें दे देना, आपकी फसल यहां पर पड़ी रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पता है क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर के पास अपने वेयर हाउस नहीं होते, और वो क्या करते हैं बेटा, बड़े रश में सेल करते हैं। जल्दी से फसल काटेंगे, उनको पता है सड़ जाएगी, भाई मेरे पास वेयर हाउस नहीं है, रश में बेचने की कोशिश करते हैं, औने पौने दाम पर भेज देते हैं, फिर बेटा सुसाइड करते फिरते हैं। अल्टीमेटली बेटा गवर्नमेंट ही आ जाती है प्रेशर में, तो गवर्नमेंट कहती है भाई तू यहां स्टोर कर ले, जल्दबाजी मत कर बेचने की, जब तुझे लगेगा कि तुझे तेरी प्रोड्यूस का लुक्रेटिव प्राइस मिल रहा है तब जाकर बेचियो, तू जल्दी में मत बेच, तो हमारे यहां पर स्टोर कर। तो बेटा पब्लिक वेयर हाउस CWC ही होते हैं बेटा। अगेन ऑनर कौन है बेटा वेयर हाउस की, गवर्नमेंट, लेकिन गुड्स किसके स्टोर पड़े हैं बेटा, प्राइवेट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर गुड्स स्टोर करता है बाय पेइंग अ नॉमिनल रेंट। ओके बात, आगे बढ़े बेटा। द नेक्स्ट हेडिंग इज बॉन्डेड वेयर हाउस। अगेन मैंने लिखा है बेटा वेयर हाउस का ऑनर कौन है, गवर्नमेंट, गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन है। लो प्यारे बच्चों करते हैं बात, सामने देखना मेरी तरफ।
सब सामने देख रहे हैं बेटा, देखो समझने वाले बच्चे सामने देख, रटने वालों का तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता बेटा, रट लेना, बुक में भी लिखा है बेटा, जितना रटा जाए उतना रट लो बेटा। मैं आपको शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किसी कस्टम पोर्ट की, ठीक है बाबू, ये कस्टम पोर्ट है मान लो, और ये कस्टम पोर्ट की एंट्री है बेटा, ठीक है बाबू। यहां पर सारा पानी है, जहां पर बेटा वेसल आने वाले हैं, शिप आने वाले हैं, वही आपकी बुक के हिसाब से, ठीक है ना बेटा। इस एरिया को मैं डॉक बोलता हूं, इस एरिया को हम बोलते हैं बेटा डॉक। बहुत आराम से सुनना बेटा, ये बड़े काम की बात होगी आपके लिए बाबू। आपको बता देता हूं, हर हाल में कस्टम्स को यानी कि गवर्नमेंट को डॉक खाली चाहिए हर टाइम, हर हाल में। क्यों बेटा, एक वेसल आया बेटा यूएसए से, यहां पर गुड्स उतारने लगा, कंटेनर के साइज भी पता है आपको, 1,000 कंटेनर उतरेंगे बेटा। आपने एक बार यहां पर भीड़ लगा दी इतनी, दूसरा वेसल आया यहां पर बेटा, इसने सामान उतार दिया, तीसरा आए तो खत्म, डॉक ही खत्म, अगला वेसल कहां आएगा बेटा, सामान कहां उतारेगा, समझ रहे हो बेटा। तो हर हाल में डॉक तो एरिया खाली चाहिए बेटा। जैसे जैसे ये सामान उतरता रहता है उससे तेजी के साथ क्रेन बेटा इसको क्या करती है, उठाती है बेटा। और यहां पर बेटा गवर्नमेंट के वेयर हाउस बने हुए हैं, ये सारे एरिया में जितना भी खाली एरिया बेटा वेयर हाउस बने हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई पोर्ट छोटा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बेटा, पोर्ट एरिया के आसपास बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस खरीद रखे हैं, ठीक है बेटा। आप क्रेन से सामान उठाया, सीधा वेयर हाउस में, सीधा वेयर हाउस में फेंकते चले जा रहे हैं बेटा, ठीक है। आप क्लियर कराने आए गुड्स 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, यही बेटा बॉन्डेड वेयर हाउस है। बॉन्डेड वेयर हाउस बेटा गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इसमें गुड्स है बेटा वो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है। अगेन इसके साथ एक फीचर है बेटा, इसमें ड्यूटी पेंडिंग गुड्स पड़े होते हैं बेटा, जिनके ऊपर ड्यूटी पे नहीं हुई। कौन सी ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बोल लो या कस्टम ड्यूटी। गुड्स इंपोर्ट हुए हैं बेटा, इंपोर्ट करने पे हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसको हम प्यार से इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, कुछ लोग बेटा इसको प्यार से कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो बेटा हमें कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है गुड्स इंपोर्ट करने पर। क्या अभी तक हमने पे करा? नहीं बेटा, 3 दिन हो गए हम आए भी नहीं, आज आए हैं बेटा, आज गुड्स क्लियर कराएंगे। तो बॉन्डेड वेयर हाउस में बेटा वो गुड्स स्टोर रहते हैं जिनके ऊपर अभी तक टैक्सेस पे नहीं हुए। गुड्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को बेटा। ऑनर कौन है वेयर हाउस का? अगेन गवर्नमेंट इज द ऑनर। और आपको पता है 3 दिन तक अगर आप नहीं आए तो 3 दिन का रेंट आप पे कर रहे होंगे अपनी जेब से वेयर हाउस का। ओके बात समझ में आए? बॉन्डेड वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। पब्लिक वेयर हाउस में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि इसमें टैक्स पे नहीं हुआ हुआ गुड्स के ऊपर। बॉन्डेड वेयर हाउस में ऐसी कहानी है, इसमें वही गुड्स स्टोर रहते हैं बेटा जिनके ऊपर अभी तक टैक्सेस पे नहीं करे आपने। ओके बात यार बता दो ओके है क्या? इतनी बात, बढ़े आगे। चलो जी नेक्स्ट वन बेटा, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। बाबू जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ रखा है समझिए, सिर्फ उन्हीं को आएगा बेटा। कोऑपरेटिव वेयर हाउस का ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और बेटा जो गुड स्टोर रहते हैं वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही रहते हैं, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? जहां पर मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम इट मे बी अनलिमिटेड। मैं बोलता हूं 5000 फार्मर्स इकट्ठे हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और बेटा मिलकर एक बहुत बड़ा गोडाउन ओन कर लिया। सबने 10-10 हजार रुपए डाले, 5000 फार्मर ने 50 करोड़ इकट्ठे करके एक बहुत बड़ा गोडाउन लिया बेटा। 5000 फार्मर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे बेटा, जो भी बेटा क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, रश में सेल ना हो इसकी वजह से वो क्या करेंगे बेटा, क्रॉप काटने के बाद कहां स्टोर कर देंगे बेटा? इन वेयर हाउसेस में स्टोर कर देंगे। इस वेयर हाउस का ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, और गुड्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है उनको समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी टेंशन मत लो बेटा, कोई नहीं, हो जाएगा दोबारा, एक ही तो मुद्दा छूटा है, कोई नहीं, हो जाएगा। ओके बात। टाइप ऑफ वेयर हाउसेस ओके, बड़े आगे बेटा। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस की बात करते हैं बेटा। बाबू पहला फंक्शन क्या लिखा गया नोट्स में? कंसोलिडेशन। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, एक डायग्राम भी बना है बड़ा अच्छा सा। लो मैं एनालिसिस कर दूं डायग्राम पर। बाबू अब बहुत जल्दी से खत्म कर रहा हूं, अगले 10 से 12 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा एक ही मुद्दा रहता है बेटा, कम्युनिकेशन सर्विसेज। सामने देखना मेरी तरफ, मैं एनालिसिस कर देता हूं बेटा। पहले बाबू हल्दीराम एक कंपनी है,
मान लो बेटा 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, मेनली 3 प्रोडक्ट। बेटा नमकीन में डील करती है सबसे फेमस, चिप्स में डील करती है बेटा, और बिस्किट्स में डील करती है, लेट्स सपोज, ठीक है। हल्दीराम जिसको भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं बेटा, तो बाबू तीनों चीजों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप साइमल्टेनियसली देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा किसी को कह दिया तू नमकीन का डिस्ट्रीब्यूटर, तू बेटा बिस्किट्स का डिस्ट्रीब्यूटर, या तू बेटा चिप्स का डिस्ट्रीब्यूटर, इकट्ठे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। लेट्स सपोज देने का तरीका बेटा अलग अलग भी हो सकता है, देने का तरीका इकट्ठा भी हो सकता है। तो बेटा तीनों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप इकट्ठे देते हैं, यानी कि मैं अगर एज्यूम करूं कि हल्दीराम की फैक्ट्री है, कहीं पर भी एज्यूम कर लो, लेट्स सपोज दिल्ली, तो बेटा एक उसका डिस्ट्रीब्यूटर बैठा केरला, पता नहीं किस कोने में, एक मुंबई पता नहीं किस कोने में, एक कैलकाटा, पता नहीं कितने डिस्ट्रीब्यूटर तो बेटा ऑल ओवर द इंडिया बनाए होंगे उसने। और बेटा जब गुड्स बेचने पड़ते होंगे तो कहीं कहीं ट्रक भेजने पड़ते होंगे बेटा, ठीक है ना। समझ सकते हो बेटा हल्दीराम के प्रोडक्ट की सेल कैसे है, तो ट्रक के ट्रक जाते होंगे बेटा। अब समझना इस चीज को बेटा, वेयर हाउस यहां पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बाबू ये फैक्ट्री 1 है बेटा, फैक्ट्री ए या प्लांट ए कुछ भी कह लो, और बेटा यहां पर हम चिप्स प्रोड्यूस करते हैं हल्दीराम के। दूसरी बेटा फैक्ट्री है फैक्ट्री बी या प्लांट बी, यहां पर प्रोड्यूस करते हैं हम बिस्किट्स, और बेटा प्लांट सी यहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं बेटा नमकीन। बेटा किसी भी फैक्ट्री की एक लिमिटेशन होती है, आपको बता देता हूं बेटा, फैक्ट्री जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो बेटा, वेयर हाउस का स्पेस यानी कि स्टोरेज स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब मैं बेटा चाहे किसी भी फैक्ट्री के एंगल से सोच लो, मैं उसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा ये सारा प्रोडक्शन एरिया है, ये सारा प्रोडक्शन एरिया, यहां गुड्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा। बाबू आपने लेबर के लिए रहने के लिए जो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डे शिफ्ट होती है, बड़ी बड़ी कंपनी में 3-3 शिफ्ट काम होता है, 8 घंटे के लिए अलग नौकर है, 8 घंटे के लिए अलग है, 8 घंटे के लिए अलग है। तो बेटा कुछ लोग सोते भी हैं बेटा, तो कहीं पर सोने का स्पेस होता है, और थोड़ा बहुत एरिया हमारे पास वेयर हाउस का है। जैसे ही गुड्स बनेगा बेटा, थोड़ा तो स्टोर करने के लिए आप बेटा स्पेस बनाते हो, लेकिन थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, फैक्ट्रीज आर नॉट अलाउडेड इन द मेन सिटी। सहारनपुर सिटी के बीच में फैक्ट्री लगा दोगे, अलाउड है? आपको बता देता हूं, राकेश केमिकल जो आज की तारीख में है 5 स्टार ढाबा के सामने, ये ना शहर के बहुत बाहर बनी थी बेटा। वो तो बात अलग है कि शहर वहां तक पहुंच गया, अदरवाइज अलाउड नहीं होगी आज की तारीख में। अगर आप परमिशन लेके दिखाओ कोई, आप उसके बाद बात बनाओ बेटा फैक्ट्री। शहर के बीच में तो कोई अलाउड नहीं है ना बेटा। आप लोगों को जीने दोगे कि नहीं? अगर पॉल्यूशन करोगे तो लोग जिएंगे कैसे बेटा? क्वालिटी लाइफ ही खत्म हो जाएगी भाई। कोई भी तो शहर अलाउड नहीं करता होगा, कोई भी नहीं अलाउ करता बेटा। अब बाबू आपने फैक्ट्री बनाई इंटीरियर में, दिल्ली के इंटीरियर में एक फैक्ट्री है, दूसरे इंटीरियर में, तीसरे इंटीरियर में, ठीक है बाबू। आपने चिप्स प्रोड्यूस करे, जितनी स्टोर करने की जगह थी कर दिया जी स्टोर। उसके बाद आपने क्या करा बेटा, इंटीरियर में जगह है बेटा, छोटे छोटे ट्रक भेज दिए, ठीक है। बड़ा ट्रक तो नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि इंटीरियर में एक बेटा ड्रॉबैक भी है, इंफ्रा अच्छा नहीं होता। ट्रक गया और पहिया धस गया बेटा, तो 2-3 दिन वीरान हो जाएंगे आपके। तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे व्हीकल की हेल्प से बेटा यहां से गुड्स निकालते हो बेटा, जो फैक्ट्री में पड़ा है, और बेटा उसको स्टोर करते हो वेयर हाउस में। यहां से गुड्स निकालते हो बेटा और वेयर हाउस तक लेकर आते हो। और जनरली कंपनी इतनी समझदार होती है, जितनी फैक्ट्रियां बेटा लगभग उनसे इक्वल स्पेस पे वेयर हाउस मेंटेन किया जाता है। थोड़े व्हीकल यहां भेजे, थोड़े व्हीकल यहां भेजे, थोड़े व्हीकल यहां भेजे, क्या करेगा बेटा, यहां से चिप्स उठाकर लाएगा, यहां से बिस्किट उठाकर लाएगा, यहां से नमकीन उठाकर लाएगा, ले आया बेटा। वेयर हाउस बहुत बड़ा है, जितना मर्जी गुड्स स्टोर कर लो, वेयर हाउस बहुत बड़ा ले रखा है। और बेटा यहां से क्या करते हैं, यहां बड़े ट्रक मंगाए जाते हैं बेटा। ये वेयर हाउस कहां मेंटेन होता है, शहर के बीचों बीच। वेयर हाउस मेंटेन करने को तो कोई मना नहीं कर सकता, गुड्स ही तो नहीं प्रोड्यूस करने, कर ही नहीं रहे, पॉल्यूशन ही तो नहीं करना, नहीं कर रहे। वेयर हाउस शहर के बीचम बीच है बेटा, क्योंकि दिल्ली में मेन सिटी में सप्लाई करना है गुड्स। छोटी मोटी है क्या दिल्ली? मेन सिटी में बहुत बड़ा वेयर हाउस ले रखा है, यहां बड़ा ट्रक आएगा बेटा, यहां इंफ्रा है, यहां से गुड्स लोड करो बेटा, जिस मर्जी शहर के तरफ भेज दो। बड़े बड़े हाईवेज हैं यहां पर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आप समझदार हो तो यहां वेयर हाउस ने क्या फंक्शन परफॉर्म करा, हेडिंग का नाम था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। देख लो बेटा, वेयर हाउस इकट्ठा ही तो कर रहा है, हर प्लांट का माल सामान इकट्ठा कर रहा है। क्लियर हुई हेडिंग? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई, समझ आई बात? सेकेंड हेडिंग कौन सी दी हुई है नोट्स में? ब्रेक द बल्क,
हेडिंग का नाम है ब्रेक द बल्क। बेटा एग्जाम्पल में करने को सेम कंटिन्यू कर सकता हूं, लेकिन जैसा बुक में डायग्राम दिया मैं वैसा एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं, सुनना बेटा। अगेन आपकी एक फैक्ट्री है, आप एक ही गुड्स बनाते हो, आपकी एक फैक्ट्री है, प्लांट एक ही है, एक ही गुड्स बनाते हो, और बेटा सामान का नाम है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। आप सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हो बेटा, आपकी कंपनी का नाम है कोका कोला, ठीक है। आप मान लो बेटा मुंबई में आपकी फैक्ट्री है, मुंबई में गुड्स बनाते हो, डिमांड ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया डिमांड है, खाली मुंबई में थोड़ी है डिमांड बाबू। अगेन आप गुड्स बनाई जा रहे हो बेटा, फैक्ट्री में तो इतना स्पेस नहीं होता, जितनी मर्जी बीघे में खरीद दो फैक्ट्री, इतना स्पेस नहीं छोड़ते आप वेयर हाउस के लिए, स्टोरेज के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां पर बाबू। जितना वेयर हाउस में स्पेस था आपकी फैक्ट्री के अंदर वाले वेयर हाउस में आपने स्टोर किया, लेकिन जैसे ये भरने लगा आपने क्या करा बेटा, छोटे छोटे व्हीकल मंगा के बेटा इसको क्या करना पड़ा, एक बड़े वेयर हाउस में आपने स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, ट्रक बुलाओगे यहां पर, और बेटा यहां से क्या करोगे बेटा, अलग अलग शहरों में गुड्स पहुंचा दोगे। यही करते हो ना बेटा, ऐसे ही होता है ना बेटा। सहारनपुर का भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा सॉफ्ट ड्रिंक का? सर नहीं होगा क्या, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हरिद्वार का भी कोई ना कोई होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, देहरादून में भी कोई ना कोई होगा। तो बेटा मुंबई से गुड्स आ रहा है हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अलग अलग ट्रक भर के आ रहे हैं, एक एक नहीं 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 ट्रक आ रहे हैं एक एक दिन के बेटा, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर सोचोगे तो वेयर हाउस क्या काम कर रहा है, ब्रेक द बल्क। यहां पर बल्क सामान पड़ा है और वेयर हाउस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ब्रेक द बल्क, बल्क तोड़ रहा है बेटा, अलग 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 शहरों में सामान पहुंचवा रहा है। समझ आई बात? तो बेटा लगभग एक जैसी बात है, मैं चाहता इसी एग्जांपल में क्लियर कर देता, क्योंकि बुक ने अलग डायग्राम बनाया, मैंने अलग डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा। वेयर हाउस कंसोलिडेशन का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, सारा सामान कंसोलिडेट करता है। और बेटा कंसोलिडेट करने के बाद ये तो नहीं है ना भाई बेचने के लिए खरीदा है ना, तो बल्क तो तोड़ना पड़ेगा ना, इतना सामान इकट्ठा करके करोगे क्या, बेचो। तो बेटा वेयर हाउस बल्क को ब्रेक भी कर सकता है। ओके बात, दो हेडिंग, कोई समस्या तो नहीं बेटा। थर्ड हेडिंग का नाम है स्टॉक पाइलिंग, अभी नहीं बता रहा, फोर्थ हेडिंग पहले पढ़ेंगे। फोर्थ हेडिंग का नाम है वैल्यू एडेड सर्विसेज। बेटा नाम से समझना, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऐड करना किसी चीज की, और बेटा बहुत सारे लोग करते हैं वैल्यू एडिशन, और बेटा जनरली वैल्यू एडिशन वेयर हाउसेस में की जाती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको बहुत अच्छा सा बेटा। सहारनपुर सिटी का कोई भी अच्छा गारमेंट्स एज्यूम कर लो, डैश गारमेंट्स, मैं नाम नहीं ले रहा, जो आपको पसंद हो, ठीक है ना, डैश गारमेंट्स, बहुत अच्छा नाम है भाई इसका, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, दिल्ली से जीन्स खरीद के आता है, ठीक है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मैं बता देता हूं जींस किस शेप में आती है। गांठ बंधी होती है एक जींस के ऊपर दूसरे जींस की, 25-30 जींसों की गांठ बांध रखी है बेटा, ऐसे आती है, ठीक है। अगर ये अपनी दुकान पे लाकर ऐसे बेचने लग जाए तो दुकान का नाम खराब। ये क्या करते हैं बेटा, ये ऐसे नहीं बेचते अपनी दुकान पर। ये जीन्स खरीद के लाए हैं बेटा दिल्ली से 500 रुपये पर पीस, ठीक है, 500 रुपये पर पीस। और बेटा इन्होंने ये गुड्स को ना अपनी दुकान पर नहीं उतरवाया, सीधा पहुंचाया अपने गोडाउन में, यानी कि वेयर हाउस में। वेयर हाउस में गोडाउन में गुड्स पहुंच गया, सारी गांठ खोली, सबसे पहले बहुत अच्छे से इसको प्रेस करवाया, प्रेस हो गया। जैसे जैसे एक एक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है वैल्यू ऐड होती जा रही है, ठीक है। प्रेस का खर्चा चाहे इन्होंने 5 रुपये ना किया हो, जिनकी की वैल्यू में 200 तो ऐड हो गए। उसके बाद बेटा टैग मशीन है इनके पास, फटाफट से टैग लगाया, ठीक है ना, और अपनी दुकान का नाम जो भी है डैश गारमेंट्स, टैग लग गया जी। MRP प्रिंट हो गया बेटा 1500 रुपये, ठीक है। और बेटा अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रेस की थी बहुत अच्छे से, अब इसको हम रोल करके रिबन लगा के पैक कर देंगे, इंडिविजुअल पैकिंग कर दी हमने, बहुत अच्छी सी चमका दी। अब हमारी दुकान पे आ गई 1500 MRP है। अरे कस्टमर बहुत हद तोड़ बहस कर लेगा, 10% ऑफ, 20% ऑफ कर लो आप, 20% ऑफ भी कर लो, आपने 1200 की चिपका दी। 500 की दिल्ली से आई थी भाई, 10-20 रुपये प्रेस पे, 10-20 रुपये टैगिंग पे, 20-30 रुपये पैकेजिंग पे खर्च कर दिए होंगे आपने। कोई दिक्कत है क्या, कोई नुकसान तो नहीं है, 20-30% भी ऑफ दे दोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो आपने जो ये फंक्शन परफॉर्म करा, ये फंक्शन का नाम क्या है, वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन आप दुकान पे नहीं कर सकते थे बेटा, आपने 500 रुपए की चीज में बेटा 1000 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी।
ये वैल्यू एडिशन दुकान पे नहीं हो सकता फंक्शन परफॉर्म, ये हमेशा वेयर हाउस में हो सकता है बेटा। समझ आई वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होती हैं? ठीक है ना, बहुत सारे तरीकों से गोडाउन में बैठ के बेटा गुड्स की वैल्यू बढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? फिफ्थ हेडिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग। बेटा देखो, समझना, मेरी तरफ देखना बेटा। कहता है वेयर हाउस प्राइस को स्टेबल रखने का काम करता है। देखो बेटा, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, प्राइस कब स्टेबल रहता है? व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स इज इक्वलेंट टू द सप्लाई, प्राइस हमेशा स्टेबल बना रहेगा। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर उतनी ही सप्लाई है, तो बेटा प्राइस बड़ा कम बना रहता है, दिक्कत नहीं आती। मैं बोलता हूं आप सर्दियां हैं बेटा, ठीक है ना, सॉरी गर्मियां हैं मान लो, और आप आज वाटरमेलन खरीदने जा रहे हो बेटा, चले जाओ, पूरी मंडी भरी पड़ी है बेटा, हर एक के पास वाटरमेलन है। आप डिमांड तो करो, डिमांड से ज्यादा ही सप्लाई नजर आएगी बेटा। आप 500 मांगोगे 5000 मिलेंगे बेटा। डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस कम बना रहता है। कितना? 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, ऐसे बिक रहा है वाटरमेलन। ऐसे ही है। सर्दियां आ गई, मान लो पुराना जमाना है, पुराना जमाना है, सर्दियां आ गई बेटा, किसी के घर में मैरिज है, उसने वाटरमेलन की डिमांड करी, सप्लाई है नहीं, या एक आधे के पास सप्लाई है, उसने मांगे उल्टे सीधे रेट। और ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है ना, जब किसी और के पास सामान नहीं होता उसकी कीमत ही अलग होती है। उसने कहा 80 रुपए किलो, जिसकी मजबूरी है वो खरीदेगा ना बेटा। क्या हुआ यहां पर प्राइस के साथ? प्राइस स्टेबल बना रहा? नहीं, क्योंकि बेटा डिमांड थी लेकिन सप्लाई नहीं थी। जब किसी चीज की डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होती ना बेटा, प्राइस भागता है। लेकिन बेटा आपको बता देता हूं, थैंक्स टू गोडाउन एंड कोल्ड स्टोरेज, यानी कि थैंक्स टू वेयर हाउस, ये आज की तारीख में प्राइस स्टेबल रखने का काम करते हैं। आप जिस मर्जी टाइम पर जो मर्जी चीज मांगो, हर चीज मिलेगी आपको। आपने आज की तारीख में डिमांड करी सर्दियों में वाटरमेलन की, पता नहीं कितने कोल्ड स्टोरेज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, जो आपको सप्लाई कर देंगे वाटरमेलन। सर देखो, रेट बढ़ेगा, वो रेट थोड़ा बहुत इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने जो वेयर हाउसेज में स्टोर कर रखा है उनका रेंट पे करना है उन्होंने अपनी जेब से, तो थोड़ा तो बढ़ाएंगे बेटा। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि 10 रुपए किलो की चीज 10 रुपए किलो की मिल जाएगी, लेकिन 20 रुपए किलो में मिल जाएगी, 80 वाली नौबत नहीं आएगी। तो वेयर हाउस आज की तारीख में कर क्या रहे हैं बेटा? जब भी डिमांड अराइज होती है, ये प्रोडक्ट सप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि प्राइस स्टेबल बना रहे, प्राइस ना भागे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउस का। ओके बात। लास्ट वन मैंने एक छोड़ा है, बीच में करूंगा बात। लास्ट वन इज फाइनेंसिंग। बेटा मेरी नॉर्मल भाषा में फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन। वेयर हाउसेस की वजह से लोन भी मिल जाता है क्या? भाई लोन मिल जाता है वेयर हाउसेस की वजह से। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा आपने एक वेयर हाउस में गुड्स स्टोर कर रखा है, मान लो बेटा किसी और पर्सन का वेयर हाउस है, आपने बेटा रेंट पर गुड्स स्टोर कर रखा है, और मान लो आप बेटा डीलर हो कैश्यू नट के, काजू के डीलर हो, रेट आपको भी पता है 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, और आपके पास 100 किलो की बेटा 100 बोरियां पड़ी हुई हैं। समझ सकते हो क्या वर्थ का स्टॉक होगा आपके पास। ठीक है, करोड़ रुपए के गुड्स पड़े हैं बेटा वेयर हाउस में स्टोर पड़े हैं, खराब ना हो जाएंगे बेटा दुकान पे, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ठीक रह सकता है, आपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया हुआ। ठीक है, और मान लो बेटा कैश्यू नट का ऑफ सीजन है, बिक नहीं रहा, और आप बहुत इमरजेंट नीड में हो बेटा फंड की। आपने क्या करा बेटा, जब आप कोल्ड स्टोरेज में सामान रखवा के आते हो, आपको वहां से एक रसीद मिलती है। सर ऐसे तो नहीं आ जाओगे ना 80 लाख का सामान किसी के भरोसे छोड़कर। वहां जब सामान रखवाओगे वो कोई तो रसीद देगा कि ये गुड्स आपको बिलोंग करते हैं, आपका नाम लिखेगा, कुछ तो लिखेगा, कोई तो रसीद देगा। तो उसने आपको रसीद दे रखी है कि ये गुड्स आपके हैं बेटा, आपको लोन की जरूरत है, आप बैंक जाओ, इस रसीद को बैंक के फेवर में एंडोर्स कर दो। बैंक को कह दो मैं गिरवी रखता हूं, आपने कंफर्म करना है, आप कंफर्म कर लो। बैंक का एम्प्लॉई गया बेटा कोल्ड स्टोरेज से कंफर्म करके आया कि आपके गुड्स पड़े हैं, चेक करके आया गुड्स पड़े हैं, फिजिकली उसने सबको चेक भी किया बेटा, वो रसीद उसने गिरवी रख ली बेटा, और उस रसीद के अगेंस्ट आपको लोन कर दिया। क्या बेटा आप अपनी मर्जी से वो गुड्स निकलवा सकते हो? नहीं बेटा, बिना रसीद के वो गुड्स नहीं निकलेंगे, रसीद आपके पास है नहीं, रसीद बैंक के पास है। तो क्या बेटा आपको ऐसी चीजों पे लोन हो जाते हैं बेटा? हो जाते हैं, इसे ही फाइनेंसिंग बोलते हैं। बहुत उल जलूल बेटा लैंग्वेज लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, पता नहीं क्या, ना कोई सर ना पैर, फाइनेंसिंग में ऐसी बात लिखी हुई है, पढ़ना भी मत एनसीईआरटी की, फाइनेंसिंग मत पढ़ना, बाकी सब ओके है। ठीक है जी, अब मैंने एक थर्ड हेडिंग छोड़ी थी, खैर मैं बता देता हूँ, ये तो मेरे को पढ़ानी भी नहीं।
थर्ड हेडिंग का नाम है स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है स्टॉक लगाना। बेटा दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। मैं पहले ही बोल चुका हूं, बेसिक पढ़ाते हुए हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीजनैलिटी है। क्योंकि सीजनैलिटी है इसलिए हमें स्टॉक लगाना पड़ता है, और स्टॉक लगाने के लिए हम वेयर हाउस का यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा, हर बिजनेस में सीजनैलिटी है ना। मैंने गारमेंट का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। सर्दियों में बेटा आप स्वेट शर्ट बेचते हो, आप जीन बेचते हो, बेटा आप जैकेट्स बेचते हो। गर्मियां आ गई, क्या करोगे बेटा? अब स्टॉक ही तो लगाओगे, दुकान पे नहीं बिक रहा तो उठा के आप वेयर हाउस में फेंक देते हो। यही तो स्टॉक पाइलिंग होता है। स्टॉक पाइलिंग मतलब स्टॉक लगाना, और बेटा स्टॉक लगाना पड़ता है क्योंकि हर बिजनेस में सीजनैलिटी है। ठीक है ना। जैसे कि आज की तारीख में बात कर लो, कॉस्मेटिक्स। गर्मियों में ना बहुत ज्यादा डिमांड होती है बेटा पाउडर्स की, सनस्क्रीन लोशंस की, ठीक है ना, डिओड्रेंट्स की, ठीक है ना, सोप की, शैम्पू की। सर्दियां आते आते इन सब चीजों की डिमांड कम होती है। क्या करोगे बेटा आप? आपकी दुकान में भर के स्टॉक पड़ा हुआ है, सर पहुंचाओगे? आपको भी पता है सर्दी में नहीं बिकने वाला। सर्दी में बेटा कुछ और चीजें बिकने वाली हैं बेटा। कुछ लोशंस बिकने वाले हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है बेटा, वो पेट्रोलियम जेली बेचते हैं, वैसलीन बेचते हैं बेटा, बॉडी लोशंस बेचते हैं। तो बेटा उनको दुकान पे वो चीजें चमकानी है। क्या करेंगे बेटा आप? बेटा दुकान से गर्मियों का स्टॉक हटाओगे, वेयर हाउसेज में फेंकोगे। तो वेयर हाउस यहां पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक लगा रहे हो बेटा। ओके बात, वेयर हाउसेज वाला टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया। कम्युनिकेशन रहता है 5 से 7 मिनट का मुद्दा है बेटा। कल करेंगे केस स्टडी के साथ स्टार्ट। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।